हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7 चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स, इसका हम पार्ट 2 आज कवर करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है एंड आई होप सबको आपको अच्छे से उसको क्लियर हो गया होगा हर एक चीज़। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपने कहा था कि MCQs मिलेंगे लास्ट में, वो MCQs कहाँ हैं। तो मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर की जो फंडामेंटल राइट्स के जितनी भी MCQs होंगे ऑल ओवर चैप्टर के, वो आपको इस टॉपिक के यानी जो आपका फंडामेंटल राइट जब एंड हो रहा होगा उस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। एंड मेंस के क्वेश्चन की बात करें, जो भी ऐसा टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या पास्ट में कुछ क्वेश्चंस आए गए हैं उस टॉपिक से, तब मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड में आपको क्वेश्चंस डाल दूंगी एंड आपको फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। एंड उसके जो सोल्यूशंस होंगे वो आपको इस पूरे चैप्टर के फिनिश होने के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, वहाँ पे उस सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से लेके आप देखेंगे आर्टिकल 18 तक कवर किया गया है। आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो इक्वालिटी की बात की गई है वो इगैलिटेरियन इक्वालिटी है। ठीक है, अब इगैलिटेरियन इक्वालिटी एंड एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मल इक्वालिटी बेसिकली माना जाता है कि वहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाता है, यानी कोई भी पर्टिकुलर लॉ हर एक पर्सन के लिए इक्वल ही अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कोई भी फेवर नहीं किया जाता, चाहे कोई भी बेसिकली सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्यों ना हम ले। यानी अगर कोई भी एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, उनके साथ कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। लॉ के आगे सभी के सभी इक्वल माने जाएंगे। जबकि इगैलिटेरियन इक्वालिटी बात करता है एक तरह का प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, यानी प्रोपोर्शनल मतलब अगर मान लो कुछ अगर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उनको आप एडवांटेज सोसाइटी के साथ सेम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी जो ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो काफ़ी ज़्यादा आज अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है, आप उनको एक डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कैसे कंपेयर कर सकते हो? बिकॉज डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो लोग हैं जिन्हें कभी कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले हो, उन्हें उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिली, तो आप कैसे उन्हें इक्वल ट्रीट कर सकते हो? इसलिए हमने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को अपनाया है। एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को ही शामिल किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 बेसिकली बात करता है कि स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो भी लॉ है वो हर एक पर्सन के लिए इक्वल होगा, उसमें स्टेट जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता। और ये जो राइट है आपको देखने को मिलेगा, जो राइट टू इक्वालिटी है वो आप देखोगे वो चाहे सिटीजन्स हो या फॉरनर हो, सभी के लिए इक्वल, मतलब सभी को ये प्रोवाइड किया जाता है राइट। यानी कल को अगर फॉरनर हमारी कंट्री में आते हैं तो उन्हें राइट टू इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन का बेसिकली मतलब बताया गया कि इस पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं। तो लीगल पर्सन हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करने वाले, कंपनीज़ में काम करने वाले, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे काम करने वाले, या फिर कोई और लीगल पर्सन हो, सब के सब इस पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटिश से हमने लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें तो इसका मानना ये है कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाती किसी भी एक पर्सन को। यानी अगर मान लो कोई लॉ है तो लॉ के सामने हर एक पर्सन इक्वल है, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज आप नहीं दे सकते कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का बंदा है तो इसको हम कुछ लॉ में छूट दे देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सब में इक्वल ही अप्लाई किया जाएगा। जो भी ऑर्डनरी लॉ ऑफ लैंड है हमारा जो कि बनाया गया ऑर्डनरी लॉ कोर्ट के द्वारा, तो वो सब में इक्वली बेसिकली अप्लाई किया जाएगा। यानी कि वो पर्सन भले ही रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं। तो यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर मान लो कल को पेनल्टी या फ़ाइन देने की बात आती है, मान लो किसी ने कोई रूल तोड़ा, उससे पेनल्टी भरनी है, फ़ाइन भरनी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक रिच पर्सन से वो लोग ज़्यादा मांगेंगे कि आप रिच हो तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो, या फिर गरीब को बोलेंगे आप चलो गरीब हो तो कम कंट्रीब्यूट करो। नो, उस केस में आप देखोगे हर एक सिटीज़न जो है, जो भी फ़ाइन बना दिया गया है वो इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी कितनी वेल्थ है, आपका स्टेटस क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, बट आपका वो क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है, मतलब आपने रूल तोड़ा है, आपने पेनल्टी आपको लगेगी और हर एक इंडिविजुअल को सेम पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट हम देखेंगे इस इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली क्या है कि अगर मान लो अभी हमने बात की कोई भी ऑफिशियल पर्सन हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट में काम करने वाला हो या फिर नॉन ऑफिशियल पर्सन हो, उसको लॉ के सामने सेम माना जाएगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस देखने को मिलेगी कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करें प्रेसिडेंट की पोस्ट की और गवर्नर की पोस्ट की, क्योंकि हम मानते हैं प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। ठीक है, वो अपने ऑफिशियल
ऑफिशियल मतलब अपने ऑफिस के दौरान अगर कोई भी ऐसा कुछ काम करता है जिसके कारण उन्हें अरेस्ट हो सकते हैं वो, तो उस अरेस्ट के मतलब उस चीज़ को रोका जा सकता है। यानी मान लो उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ ऐसा काम कर दिया जिनके कारण उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो क्राइम कोई और करता तो उसको भी अरेस्ट होता, बट क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं और जब तक वो अपनी ऑफिस का टेन्योर पूरा नहीं कर लेते, ठीक है, जब तक वो उनका 5 साल का जो भी टेन्योर है ख़त्म नहीं होता, तब तक उनके ऊपर कोई भी इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी। सिमिलरली गवर्नर की हम बात करें तो उनके भी सेम आप उनको राइट मिले हैं कि एक तरह का इम्यूनिटी का काम करते हैं, ठीक है, कि उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब तक वो अपनी ऑफिस में हैं, जब तक वो अपने टेन्योर को पूरा कर रहे हैं, तब तक कोई भी कोर्ट उन्हें इस तरह का अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता उनका, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, स्टेट के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, उन्हें भी जब भी वो प्रोसीडिंग्स जो होती हैं कोर्ट में, उनको बेसिकली क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, ठीक है, वे लेजिस्लेचर में कुछ भी ऐसा गलत बोल दिया, कुछ ऐसा गलत कह दिया, तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती कोर्ट में, ठीक है, कि उन्होंने बेसिकली कुछ गलत बोल दिया तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, नहीं, तो उनके साथ इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो इनके लिए बेसिकली अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली हम बात करते हैं आगे जाके, जब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 31C है, ठीक है, यानी जो आर्टिकल 31C है जो बेसिकली बताता है जहाँ पे लॉ बनाया जाता है स्टेट के द्वारा तो इम्प्लीमेंट करने के डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब स्टेट कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो उस लॉ के कारण अगर मान लो अगर आर्टिकल 14 अगर वॉयलेट हो रहा है, यानी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम बात करें अगर वॉयलेट हो रहा है, तो भी जो है स्टेट को बेसिकली ये नहीं कहा जा सकता कि इस लॉ को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दे दें, क्योंकि बिकॉज इक्वालिटी जो है बेसिकली राइट टू इक्वालिटी हमारा प्राइम फैक्टर है। बट अगर इस चीज़ में जो आर्टिकल 31 की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम फीचर्स देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स के, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो आर्टिकल 31A है, बी है, सी है, इनकी जो ऑपरेशन है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को लिमिट कर देते हैं, यानी जब भी ये लोग सामने आएंगे तो इनके कारण अगर फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं अगर वॉयलेट भी हो रहे हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्दर इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं यहाँ पे, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो लॉ के सामने सब इक्वल हैं, ठीक है, और जो एक्सेप्शंस दी गई हैं वो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये बोलता है कि इक्वालिटी करनी है हमें अंडर द ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस एंड द लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। यानी कि ये कहना चाहता है कि हम इक्वालिटी का ट्रीटमेंट तब करेंगे जब इक्वल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, ठीक है। यानी अगर मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो कि अच्छी फैमिली में पला बड़ा है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हुई है, उसकी इन्वायरमेंट अच्छा था, और एक बच्चा ऐसा है जो कि स्लम एरिया में रह रहा है, उसका वो भी एक बच्चा ही है, ठीक है, बट उसका डेवलपमेंट बेसिकली अच्छे से नहीं हुआ, स्लम एरिया में उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हम कैसे हम मान लें कि हम इसको इन दोनों को इक्वल ट्रीट करें, ठीक है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस में दोनों की अपब्रिंगिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है, बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए बोला जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तभी होना चाहिए जब इक्वल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए उस दोनों पर्सन के बीच में, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि सिमिलर एप्लीकेशन होनी चाहिए ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। यानी कि अब हम इसी बच्चे की बात कर लेते हैं जो पर्सन रिच है, ठीक है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, जिसकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुई है, उसकी स्कूलिंग अच्छे से हुई है, उसका न्यूट्रिशन, उसकी हेल्थ, हर एक चीज़ अच्छी है, तो उसके जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि उसी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में रहे हों, यानी वो भी अच्छी कंडीशन में, उनका हेल्थ अच्छा है, वो अच्छा है, तो उस बच्चे और उस बच्चे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो लोग सिमिलर सिचुएशन में है, उनके सिमिलर सर्कमस्टांसेस है, उनके साथ एक जैसा हमें बिहेव करना है, वहाँ पे हम डिफरेंस नहीं ला सकते, वहाँ पे हमें इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा जो स्लम एरिया में था तो उसके जैसे और भी बच्चे स्लम एरियाज़ में रहे होंगे, उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, उनकी भी हेल्थ, उनकी एजुकेशन मतलब सब कुछ अच्छे से नहीं हुई, तो जो स्लम में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके साथ हमें इक्वालिटी बेसिकली मेंटेन करनी है, ठीक है, बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यही वो चीज़ बोलता है कि हमें इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करनी है, यानी जो लोग बेसिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जो अच्छी सेक्शन से बिलोंग करते हैं आप उनके साथ इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे बोला गया है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस सेंस में नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट हम देखेंगे आर्टिकल 14 में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसे हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव माना जाता है। क्यों नेगेटिव माना जाता है? इसलिए आर्टिकल बिफोर लॉ को नेगेटिव माना जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सब लोगों को इक्वल ट्रीट कर रहा है, यानी कि अगर कोई डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पर्सन है, अगर मैं उसको बोलूँ कि तुम इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत तुम आओगे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि आप उसके सर्कमस्टांसेस को
एक अच्छे लेवल का जो पर्सन है, जो अच्छी जिसकी डेवलपमेंट हुई है, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको आप सेम मान रहे हो, तो जो ऐसा पर्सन जो डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी का, उसके साथ तो भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उस सेंस में उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव इसलिए माना जाता है बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी अगर मेंटेन तो कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, इक्वल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर। यानी इक्वल सर्कमस्टांसेस जो होंगे उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, और जिनके इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं है वहाँ पे बेसिकली इक्वालिटी को थोड़ा बहुत मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे हम देखते हैं आगे जाके रिजर्वेशन प्रोवाइड किए करे जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, ताकि वो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ वो कम्पीट कर सकें। मतलब ऑब्वियसली एक तो उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसी पोस्ट में आके बैठ सके। तो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जो है बेसिकली बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट करती है, बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आती है जिसके थ्रू उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो हम कवर करेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भले ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, बट दोनों का जो मेन एम है वो यही है कि हमें इस्टेब्लिश करना है इक्वालिटी को, लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, यानी ये चीज़ जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और इक्वालिटी ऑफ जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी। यानी कि अगर मान लो कोई भी अगर कानून तोड़ता है, ठीक है, तो उस केस में हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया था कि उस केस में आप ये नहीं देखोगे कि वो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पर्सन है या फिर वो रिच पर्सन है, तो वहाँ पे पेनल्टी दोनों के लिए सेम होगी। बट इस केस में अगर आप देख सकते हो, अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है, तो आप उसको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते एक एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सन से, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो हम इसको ले सकते हैं, मान लो हमारा जो टैक्स है, ठीक है, जब हम टैक्स देते हैं तो एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब होती है। जो रिच पर्सन है, ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उन्हें अलग से टैक्स स्लैब में रखा जाता है जो कि हायर होती है। सिमिलरली जो कम कमाते हैं, जिनकी इनकम कम है, 5 लाख है या फिर 5 लाख से कम है, तो उनके लिए टैक्स स्लैब आपको अलग दिखने को मिलेगी। तो यानी कि अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ कहें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि हर एक पर्सन को इतना % टैक्स देना है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कि जो जितना कमाएगा वो उस हिसाब से उतना टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से कवर कर ली। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, मदर को भी दी जाती है और फादर को पैटर्निटी लीव, मतलब मदर के लिए मैटरनिटी लीव होती है, फादर के लिए पैटर्निटी लीव होती है, बट आप देखोगे दोनों का जो लीव टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। मदर के केस में देखेंगे तो आप कह सकते हैं 180 डेज़ होते हैं, ठीक है। फादर के केस में मान लो बहुत कम होते हैं, 15 डेज़। आगे अगर इसके आगे बढ़ चुका होगा तो उसके हिसाब से आप देख लेना, बट एक तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मदर है और जो फादर है, ठीक है, हालांकि अगर हम उन्हें एज इंडिविजुअल देखें, एक लड़का है एक लड़की है, तो कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि वो एक मदर है, उनका रेस्ट भी इंक्लूडेड होगा उस लीव में, एंड प्लस उन्हें बेबी की भी केयर करनी है, खुद के न्यूट्रिशन की ख्याल रखनी है, ठीक है। तो इसलिए उनको ज़्यादा छुट्टी दी गई है, ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके और अपने बच्चे की भी हेल्थ का ध्यान रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया, इक्वल सर्कमस्टांसेस को देखा गया है, ठीक है। वहीं फादर की बात करें तो फादर को कम इसलिए दी गई बिकॉज फादर को इतना ज़्यादा काम मतलब इतना ज़्यादा केयर नहीं करनी देनी पड़ेगी जितना मदर करती है, तो इसलिए उनकी लीव को कम रखा गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि फादर को दिया ही नहीं गया है, दिया तो है बट कम दिया है, ठीक है। तो इस तरह का जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यही चीज़ बोली कि जब भी हम इक्वल्स को, ठीक है, कि जहाँ पे इक्वल्स और अनइक्वल्स को ट्रीट किया जाएगा डिफरेंटली, वहाँ पे 14 जो है आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं कि सब लॉ के आगे सब इक्वल हैं। बट जहाँ पे इक्वल और अनइक्वल की बात की जा रही है, मतलब ऐसे लोग, ठीक है, जो कि इक्वल हैं और ऐसे लोग जो इक्वल नहीं हैं, तो आप कैसे उनके साथ इक्वल बिहेव कर सकते हो, ठीक है। तो उनको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब आप डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या कहता है, साथ ही साथ ये भी हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी बात की गई थी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेगी कि चेक करने के लिए कौन इक्वल्स है कौन अनइक्वल्स हैं, तो उसमें वो जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो होगा वो आर्बिट्री बेसिस पे नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये चीज़ों को क्लासीफाई कर रही है कि हम इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में रखेंगे या फिर इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ में रखेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए कि जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने वो बेसिकली एक्शन लिया है, ठीक है। अगर मान लो वो चीज़ रीजनेबल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को, चाहे वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर हम लिख के आए या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर उसको लिख के आए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ से ही जो है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ निकल के आया है।
रूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली लेके आए थे एक एवी डेसी नाम के एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, ठीक है, वो इस कंसेप्ट को लेके आए थे। एंड रूल ऑफ लॉ के अंदर हम देखेंगे 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें से हम देखेंगे पहली 2 चीज़ें जो हैं वो इंडिया में अप्लाई की जाएंगी और थर्ड जो है बेसिकली अप्लाई नहीं होंगी। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले कि बोला गया है रूल ऑफ लॉ में कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी आर्बिट्री पावर को यूज़ नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को पनिशमेंट कर देने के लिए, ठीक है। यानी कि उस मतलब स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मन आए कि भाई इस पर्सन को सज़ा देनी है तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंजाम जो है उस पर नहीं लगा सकती। हाँ, अगर उसने कोई भी लॉ को तोड़ा है, उस लॉ के तहत जो भी पनिशमेंट उसमें लिखी हुई है उसी पनिशमेंट के हिसाब से आप उसको सज़ा दे सकते हो, बट अपनी कोई आर्बिट्री पावर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ रूल ऑफ लॉ में बोली गई है, जिसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करते हैं। सेकंड है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, ठीक है, यानी इक्वल सब्जेक्शन होना चाहिए लॉ का सभी इंडिविजुअल्स में, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो ये भी हमने अडॉप्ट किया है। बट थर्ड कहता है कि रूल ऑफ लॉ कहता है, मतलब थर्ड पॉइंट जो रूल ऑफ लॉ का कहता है कि जो राइट्स जो इंडिविजुअल के वो सबसे पहले आते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। यानी कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहला यानी सुप्रीमेसी प्रोवाइड किया है, यानी वो सुप्रीम है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। यानी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी राइट्स दिए इंडिविजुअल को और उसी राइट्स को बेसिकली इंडिविजुअल आज इंजॉय करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, उसके बाद इंडिविजुअल के राइट्स हैं। जबकि ये ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में इंडिविजुअल यानी जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनका राइट सबसे पहले आता है, देन उनके कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बिकॉज़ वहाँ पे आप देख सकते हो, हमने डिस्कस भी किया था कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात है वो रिटन तो बिल्कुल नहीं है, एक तरह का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी एक्ट बनाती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उन्हीं एक्ट को बेसिकली मिला के वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो भी सरकार बार बार जो भी एक्ट लेके आई होगी उनके लिए जो भी राइट्स देने के लिए, तो वो जो एक्ट लेके आई है, जो राइट्स उन्हें दी गई हैं, वो उनको पावरफुल मानते हैं। सिटीजन्स के राइट को ज़्यादा पावरफुल देते हैं, क्योंकि उनका एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कम पावर दिया एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल के राइट से, जबकि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा पावर दिया है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि हमने फर्स्ट 2 को अप्लाई किया अपने इंडियन सिस्टम में, क्योंकि इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स माना जाता है इंडिविजुअल के राइट्स का, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और हमने थर्ड चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो एक तरीके से, मतलब रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है, वो एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है, एंड क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए कोई भी गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि रूल ऑफ लॉ को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर मान के उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये सब चीज़ें भी प्रोटेक्ट हो गई हैं, जैसे कि इक्वली सबको ट्रीट करना है और कोई भी आर्बिट्री पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। अगर उसने कोई लॉ तोड़ा है उसी के हिसाब से जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? रूल ऑफ लॉ के अंदर आती है। रूल ऑफ लॉ को एक बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है, तो कहीं ना कहीं इन सारे के सारे जो पावर्स हैं, इन सारे के सारे प्रोविजंस को जो है प्रोटेक्शन मिल गई है कि कोई भी इसको अमेंड करके चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब एक कंसेप्ट आता है कि एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। एक हमने अभी पढ़ा क्या, रूल ऑफ लॉ, और एक है लॉ एंड ऑर्डर। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ के आगे सब इक्वल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस बेसिकली संभालती है लॉ एंड ऑर्डर, अगर मान लो कहीं ना कहीं अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अगर ब्रेक होता है कभी, तो एक टेम्प्रेरी फिनोमेना क्रिएट करता है। मतलब अगर मान लो किसी जगह कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा जा रहा है, वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया गया है, जो भी गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी थी उसका नुकसान हो रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा जब जा रहा है वो टेम्प्रेरी बेसिस है, यानी उस पर कंट्री को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर किसी भी कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ है, जो कि एकदम जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर माना है, अगर वो रूल ऑफ लॉ अगर कोलैप्स होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो गवर्नेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और किसी भी कंट्री की अगर मान लो गवर्नेंस ख़राब हो जाए, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या मशीनरी ख़राब हो जाए, मतलब अच्छे से गवर्नमेंट काम ना करे, तो आप सोच सकते हो उस कंट्री का क्या हालत होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे हम जहाँ पे म्यांमार हो गया, या फिर जो आप अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ देख सकते हो जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाती, ठीक है। उनका जो गवर्नेंस है उसका पूरा का पूरा ठप हो जाता है, बिकॉज वहाँ का रूल ऑफ लॉ बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब जब ऐसी कंडीशन आती है तो कंट्री को सेव कर पाना, अच्छे से चला पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। और कहीं ना कहीं हम ये बात सुनते हैं कि जब कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी में बैठता है, मान लो कल को आप आईएएस बनोगे, तो आप जब अपने ऑफिस में होंगे तो आपको किसको फॉलो करना है? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आपको लॉ को फॉलो करना है। लॉ
आपको हर दिन लॉ की सुननी है, जो भी लॉ में लिखा है आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा कंडीशन आती है जब आपको चुनना पड़ता है, किस में चुने, लॉ को चुने या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को चुने, तो हमें हमेशा लॉ को चुनना है। तो ये चीज़ कहाँ से रूल ऑफ लॉ से निकल के आती है कि हम जो एथिकल डायलेमा में जो हम फंस जाते हैं कि हम बेसिकली किसको फेयर करें, यानी जो एक तरफ होता है कि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कोई आप पे दबाव डाल रही है कि आपको भाई ये जो कुछ काम है आप इसको रफ़ा दफ़ा कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। वहीं आपका जो लॉ है जिससे आप बंधे हुए, वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत क्राइम है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो उस केस में आपको किसकी सुननी चाहिए, ठीक है। तो उसको आपको रूल ऑफ लॉ की सुननी चाहिए, बिकॉज आप लॉ से बंधे हुए हो। कल को पॉलिटिकल पार्टी आज रहेगी, कल नहीं रहेगी, ठीक है, बट आप तो वहीं रहोगे क्योंकि आपकी जॉब है। तो उस समय आपको जो है बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जो फियर है, ठीक है, उसको बेसिकली फेवर नहीं करता हमारा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका रूल ऑफ लॉ होगा तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के पास एक बेसिकली होता है ना, कभी उनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उन्हें मान लो एक स्लम एरिया है, एक ऐसी जगह पे, जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग स्लम बना देते हैं, झोपड़ी पट्टी बना देते हैं। एक तरफ आप देखोगे एक बड़े बड़े मकान है, दूसरी तरफ आप देखोगे वहाँ पे बहुत से लोग एकदम झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो उस समय एक ऑर्डर जब आता है कि उन सबको तोड़ना है, तो एक डायलेमा सा क्रिएट होता है कि हम क्या करें, तोड़े या ना तोड़े। तो लॉ बेसिकली ये कहता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आपको लॉ को सुनना है तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपको बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका बेसिकली क्या मानना है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करके रखता है। मतलब मतलब क्या ऐसी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है हम उसको अपनाया है हमने, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोला है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं आपको कि हमारा रूल ऑफ लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको कमेंट करना है एंड नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मैं उसका आंसर बताऊँगी। नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शंस है इक्वालिटी में, जैसे कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट और गवर्नर की मैंने कुछ डिस्कस की थी। ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है फॉलो नहीं होता, तो उसको एक्सेप्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, वो एक इम्यूनिटी इन्जॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 361। तो आपको याद रखना है कि 361 के तहत उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इम्यूनिटी जो मिली है वो ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है आंसरेबल नहीं होंगे कोर्ट को कोई भी काम अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी यानी जो भी ऑफिशियल के ड्यूटी के दौरान बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी उनकी पावर है, जो भी उन्होंने आंसर करना है, तो कोर्ट उनसे बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। यानी कि आपने बेसिकली अपनी ड्यूटी को अच्छे से यूज़ नहीं किया, आपने अपने पावर का गलत यूज़ किया, तो इस तरह से कोर्ट उनसे आंसर नहीं मांग सकता जब तक वो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट में है और गवर्नर अपनी पोस्ट में है। सिमिलरली दूसरी इम्यूनिटी है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं चालू कर सकते जब तक वो अपनी टर्म में मौजूद हैं, जब तक वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं, तब तक उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती। यानी अगर कल को कोई भी गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर मान लो किसी को मार देते हैं, ठीक है, वैसे तो वो इतने रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हैं, वैसा काम कुछ करेंगे नहीं, बट कल कोई कुछ ऐसा निकल के आता है केस कि वो अगर किसी का खून करवा रहे हैं, उनका उसमें हाथ है बेसिकली, तो कोई ऐसी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ तब तक नहीं चल सकती जब तक वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में है, यानी जब तक वो अपने ऑफिस में है, यानी जब तक उनका जो टर्म है ऑफिस का ख़त्म नहीं हो जाता। बट इसका मतलब ये है कि वो बच जाएंगे, नो। अगर मान लो कुछ ऐसा पकड़ा भी जाता है, उनके खिलाफ सबूत आ जाते हैं, तो सबसे पहले उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा, जिस भी पोस्ट में है, चाहे प्रेसिडेंट है तो उनका इम्पीचमेंट किया जाएगा, गवर्नर है तो उन्हें उनके पोस्ट से रिमूव किया जाएगा, और जैसे ही वो अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे तब उन पर फिर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। सिविल फिर दूसरी बात की गई है, कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजमेंट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके कारण प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाए या फिर गवर्नर को अरेस्ट किया जाए, वो कोई भी कोर्ट इस तरह का ऑर्डर इशू नहीं कर सकती इनको अरेस्ट करने के लिए, जब तक वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में है, जब तक वो अपने ऑफिस में उस टर्म को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो सिविल प्रोसीडिंग भी प्रेसिडेंट और गवर्नर पे आप नहीं इशू कर सकते, ठीक है। बट अगर मान लो उन्होंने कुछ ऐसा किया, ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी पोस्ट है, कल को मान लो उन्होंने कुछ ऐसा किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी की कोई ज़मीन थी उस रिलेटेड कुछ भी उन्होंने किया हो, फैसला किया हो, या फिर उस रिलेटेड कुछ केस में वो इंडल्ज हो गए हों, तो उस केस में क्या होगा, सिविल प्रोसीडिंग तब तक नहीं चालू कर सकते जब तक 2 महीने का नोटिस नहीं दिया जाएगा। यानी अगर चालू करनी भी है तो 2 महीने का सबसे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए उन्हें, और उन्हें पता तो होना चाहिए ना उनके खिलाफ बेसिकली किस चीज़ के ऊपर उन्हें उन पर प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, तो 2 महीने का टाइम उनको दिया जाता है, उसके बाद प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, जब तक उनको पहले पोस्ट से हटाना पड़ेगा तब जाके क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी, जबकि सिविल प्रोसीडिंग के लिए आपको पोस्ट से हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उनको, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर चलाई जाएंगी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि कोई भी पर्सन अगर मान लो पार्लियामेंट में होने वाली कोई भी प्रोसीडिंग है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में होने वाली कोई भी प्रोसीडिंग को उसकी ट्रू रिपोर्ट अगर मान लो
पब्लिक कर देता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में छाप देता है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती। अंडर आर्टिकल 361A के तहत ये बात बोली गई है, ठीक है। तो यानी जैसे कि हम जानते हैं जब भी इस तरह की प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो भी वहाँ पे हुआ है अगर मान लो वो सच्चाई वो न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं तो उनके साथ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ नहीं और गलत उन्होंने छाप दिया तब तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो वही बात बोलिए कि ट्रू रिपोर्टिंग होनी चाहिए, यानी अगर वो सच्ची खबर को छाप रहे हैं तो उनके साथ बेसिकली कोई एक्शन उन्हें नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो मेंबर जो है पार्लियामेंट के अगर मान लो कुछ भी बोल देते हैं प्रोसीडिंग, मतलब कुछ भी जब भी वो पार्लियामेंट में कोई भी मीटिंग हो रही है तो कोई भी वोट देना हो या फिर कुछ भी बोलना हो उसके रिस्पेक्ट में, तो अगर कुछ भी ऐसा बोल देते हैं तो कोर्ट उनसे बेसिकली उन्हें कोई भी ऑर्डर, मतलब उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर नहीं निकाल सकती कि आपने ऐसे पार्लियामेंट में क्यों बोला, आपने पर्टिकुलर इसको क्यों बेसिकली वोट दिया, तो इसके ऐसे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये आर्टिकल 105 में ने बेसिकली इम्यूनिटी मिली है। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके साथ भी उन्हें इम्यूनिटी मिली है कि वो किसी को भी वोट दे, उनके जो मेंबर्स हैं चाहे वो कुछ भी बोले तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता आर्टिकल 194 के तहत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31C, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं और अभी भी एक्चुअली पूरा आर्टिकल 31C आपको लेटर ऑन जो है इस चैप्टर में आपको एंड में देखने को मिलेगा, बट मैं ट्राई करती हूँ कि आपको यहीं पे इसको समझा दूँ। आर्टिकल 31C बेसिकली कहता है कि जब भी आर्टिकल 31C पिक्चर में आएगा तो आर्टिकल 14 जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, और आर्टिकल 31C कहता है कि यहाँ पे स्टेट को पावर मिली है कि अगर मान लो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना हो DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का अगर स्टेट कोई भी लॉ लेके आती है, कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 39B क्लॉज B एंड क्लॉज C में दे रखी है, यानी जो आपका DPSP है उसमें आप देखोगे कि जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है हमारे, उसमें जो आर्टिकल 39B की बात की गई है और 39 क्लॉज C की बात की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, वो स्टेट को डायरेक्शंस देती हैं कि ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए कोई लॉ लाना पड़ेगा। अब स्टेट कह रही ठीक है, अगर मान लो इस चीज़ को जो इसमें लिखा हुआ है, जो भी मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कोई अगर लॉ स्टेट ला भी रही है, अगर वो लॉ लाने से आर्टिकल 14 अगर वॉयलेट होता है तो भी बेसिकली इन फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो पर्टिकुलर लॉ जो है वॉइड नहीं कहलाया जाएगा। बेसिकली हम उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट, ठीक है, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है जो किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारी कोर्ट कह सकती है, बट इस केस में नहीं कह सकती। ये चीज़ हमने देखी, बिकॉज ये बेसिकली आर्टिकल 31C किसके अंदर आता है, जो कि हमने बात की थी कि ये जब भी आएगा तो हमारे फंडामेंटल राइट का जो स्कोप है वो लिमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 39B और C में ऐसा क्या लिखा है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लाने के लिए जो है राइट टू इक्वालिटी तक को बेसिकली वॉयलेट कर सकती है। तो हमने बात की है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की, ठीक है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जैसा कि हम जानते हैं उसका एक ही मानना है कि प्राइवेट के पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए कोई भी रिसोर्सेज की, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आर्टिकल 39B का मानना है कि यहाँ पे आर्टिकल 39B जो है DPSP का, वो कहता है कि स्टेट जो है बेसिकली डायरेक्ट करे एक ऐसी पॉलिसी लाए जो बेसिकली सिक्योर करे ओनरशिप को, कि ठीक है, और कंट्रोल करे मटेरियल रिसोर्सेज को, यानी जो भी ऐसे रिसोर्सेज जो बेसिकली कॉमन गुड के हैं, यानी ऐसे कोई रिसोर्सेज जो बेसिकली सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उसको किस तरीके से उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, कौन उसको कंट्रोल करेगा उन रिसोर्सेज को, सेटेड जो है पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट ला सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 39C की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेट को बेसिकली डायरेक्ट करना एक ऐसी पॉलिसी लानी है जो कहीं ना कहीं सिक्योर करे कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन कैसा होगा इकोनॉमिक सिस्टम का, दैट डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इस तरीके से हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेके आएँ जिसके कारण जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वो एक इंसान के पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यानी मतलब घुमा फिरा के दोनों ही चीज़ में एक ही चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चाहे वो आपके रिसोर्सेज हो उसका, ठीक है, या फिर वेल्थ का, ठीक है, क्योंकि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर ये दोनों क्लॉज आते हैं। आर्टिकल 39 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर आता है, जिसका मेन चीज़ यही है कि हमें प्राइवेट ओनरशिप को नहीं लाना है, रिसोर्सेज जो है प्राइवेट के हाथों में ना जाके जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सभी इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत बोला गया है कि अगर इन दोनों क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट करना है
ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी लॉ लेके आना है। अगर मान लो स्टेट इस तरह का कोई लॉ लेके आती है जहाँ पे बोला जाता है कि हर एक सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है वेल्थ को, और जो है रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 का वॉयलेट कैसे कर रही है बेसिकली, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि आपको इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वालिटी को लेके आनी है। ठीक है, यानी जो ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो इक्वल है ही नहीं, आप कैसे उसे इक्वालिटी दे सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस DPSP को लागू करना है तो आर्टिकल 14 को नुकसान होगा, और अगर इसको लागू नहीं करोगे तो फिर DPSP का कोई फ़ायदा ही नहीं, जब स्टेट इससे रिलेटेड कुछ लॉ नहीं लेके आ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक में यही कहना है कि अगर मान लो हमें इन दोनों क्लॉजेस के तहत कुछ लॉ लेके आना पड़ रहा है, और उसके लाने की वजह से आर्टिकल 14 और आगे देखोगे आर्टिकल 19 भी, अगर ये दोनों अगर मान लो वॉयलेट होते हैं तो इसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पर्टिकुलर लॉ को जो स्टेट गवर्नमेंट लाएगी उसे नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो, चलो ये चीज़ लिख दी गई है। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको अच्छे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो उसे गलत पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे बात की कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब एक पर्सन, अंबानी को ही देख लो, वो कितना कमाता है, उसके बिजनेसेस इतने सारे हैं। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो मतलब एक मिडिल क्लास है, जो इतना ज़्यादा कमाता नहीं है। ठीक है, अब एक मिडिल क्लास और एक अंबानी के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो अंबानी एक एम्बिशियस पर्सन है। ठीक है, उसके पास वो टैलेंट है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी कह लो कि वो अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, जबकि एक मिडिल क्लास पर्सन ने अपनी लाइफ को इस तरह से सीमित कर दिया कि 9 to 5 जॉब करनी है और महीने के एंड में उसको सैलरी मिल जाएगी, दैट्स इट। मतलब उसने अपने टैलेंट को उस तरह से यूज़ ही नहीं किया है। वहीं आप अगर गवर्नमेंट ये बोले कि सबको इक्वली वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी जो पैसा अंबानी कमा रहा है और जो पैसा वो मिडिल क्लास पर्सन कमा रहा है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी उसको भी उतने पैसे मिलने चाहिए उतने भी, यानी पैसे तो इक्वल नहीं मिलेंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगा देगी, यानी जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, एक तरह से बैलेंस बना रहेगा कि जो वेल्थ है बेसिकली इक्वल हो जाएगी दोनों की, यानी जो मिडिल क्लास पर्सन मान लो साल का 10 लाख कमा रहा है, उसका टैक्स स्लैब मान लो कम होगा, और वो जो अंबानी है अगर मान लो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो उसकी टैक्स स्लैब अलग होगी। अब अगर आपने टैक्स स्लैब अलग करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, मतलब मान लो अंबानी करोड़ रुपये कमा रहा है और उस करोड़ में से 50 लाख आपने टैक्स में ले लिए। ठीक है, ये क्या है कि हमें बेसिकली इक्वालिटी मेंटेन करनी है, रिसोर्सेज का, वेल्थ का इक्वल करना है। तो अंबानी के अंदर जो एक वो था, एक एम्बिशन था कि मुझे मेरी मतलब अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, वो आएगा ही नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको यही लगेगा कि मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूँ, मैं जितना मर्जी कुछ भी कर लूँ, ये मेरा जो मेहनत का पैसा है वो तो गवर्नमेंट इस तरीके से मुझसे ले लेगी। तो एक अंदर से जो एक डिज़ायर होगी कुछ करने की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल राइट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसी चीज़ की हमेशा इसी चीज़ पे जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है कि जो आर्टिकल 31C के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से कुछ भी करेगी तो आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि जब जब आर्टिकल 31C आएगा तो आर्टिकल 14 जो है गोज़ आउट हो जाएगा, मतलब फिर वो पिक्चर में नहीं आ सकता। फिर वहाँ पे बेसिकली ये नहीं देखेंगे कि इक्वालिटी किसको मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, फिर आगे जाके हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके तहत एक और क्लॉज लेके आती है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा इस आर्टिकल 31C के तहत, उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यानी स्टेट अपने आप में एक आर्बिट्री पावर रखना चाहती है कि हम कोई भी लॉ लेके आएँ। ठीक है, उसके तहत अगर आर्टिकल 14 और 19 अगर मान लो ख़त्म भी होते हैं और उस लॉ को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली चैलेंज नहीं कर सकता। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली, ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में ये आया कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, यानी आप जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जो कोर्ट को मिली हुई है वो आप नहीं छीन सकते जुडिशरी से। ठीक है, बिकॉज वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो आप कैसे उसको बेसिकली छीन सकते हो कोर्ट से। ठीक है, तो यानी कि जो बेसिकली इसके तहत, यानी आप देखोगे आर्टिकल 31C को लाया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में बेसिकली दो चीज़ें डाली गई थी। तो पहला तो अभी भी एप्लीकेबल है कि ठीक है, जब आपको DPSP को लागू करना है तो आर्टिकल 14 और 19 को बेसिकली स्टक डाउन कर सकते हैं। बट जो दूसरा क्लॉज, मतलब दूसरा पॉइंट जो था इस अमेंडमेंट का, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से मना किया गया था, तो वो चीज़ स्टक डाउन हो चुकी है। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो कोई लॉ लेके भी आती है, ठीक है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि वो जो लॉ लाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो यानी अब स्टेट गवर्नमेंट की उतनी आर्बिट्री पावर नहीं हो चल सकती इस केस में। तो आई होप आपको 31C अच्छे से कवर हो गया होगा। बाकी डिटेल में इसके जो अदर क्लॉसेस है, दैट इज़ 31A 31B, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। नेक्स्ट इम्यूनिटी जो मिली हुई है वो मिली है फॉरेन, मतलब जो रूलर्स, एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें भी कुछ इम्यूनिटीज़ इन्जॉय करते हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं, एंड उनकी, क्योंकि वो अपने ऑफिस के दौरान अगर कुछ भी करते हैं, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ भी नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस में या फिर उसके एजेंसीज़ में जो भी डिप्लोमेट्स काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी हैं इक्वालिटी की, ठीक है, जो इनके लिए
इम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है, इनको बेसिकली इम्यूनिटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 हमारा एंड होता है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को, इस पार्ट को एंड करते हैं, बिकॉज आर्टिकल नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी। एंड आपको रिजर्वेशन ओबीसीज़ को जो देने की बात की गई थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो इन सबको हमें कवर करना है। तो अगर इसको डिटेल में करेंगे तो ऑब्वियसली 1 घंटे से ज़्यादा चले जाएगा, तो इससे बेटर है हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक चीज़ जो मैंने समझाई है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। एंड कैसा लगा आप बताना, कमेंट करना, जितना हो सके शेयर करना वीडियो को, एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।